बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असीज फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आपने थंबनेल में पढ़ा कि रानी खेत की अलामात और इलाज, तो आपके लिए ये शायद सरप्राइज होगा कि मैं रानी खेत के इलाज की बात कर रहा हूँ। तो रानी खेत के इलाज की आज से पहले तो मैं यही कहता रहा हूँ कि इसका कोई इलाज नहीं। तो आज मैं रानी खेत का इलाज कैसे बताने वाला हूँ? नहीं, मैं रानी खेत का इलाज नहीं बताने वाला। ये एक ला इलाज मर्ज है, लेकिन मैं इलाज बता कौन सा रहा हूँ। याद रखिए, रानी खेत का बजाते खुद तो कोई इलाज नहीं, कोई ऐसी मेडिसन नहीं है, कोई ऐसा टोटका नहीं है जो हम डंके की चोट पे कह सकें कि ये रानी खेत का इलाज है। लेकिन हम रानी खेत में परिंदे को सपोर्ट करते हैं ताकि वो रानी खेत के इंक्यूबेशन पीरियड से बाहिफाजत निकल सके। याद रखिए, ये एक वायरल डिजीज़ है और इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो कि 4-5 दिन से लेकर 15 दिन तक होता है, लेकिन असीलों में ये मैक्सिमम 1 हफ्ते तक ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं फैलता क्योंकि असील थोड़े सख्त जान है। तो यहाँ पे असीलों पे में इसकी इंक्यूबेशन पीरियड जो है तकरीबन 1 वीक है। तो आपने 1 वीक अपने परिंदे को मरने से बचाना है। रानी खेत का इलाज नहीं करना, बल्कि उसे मरने से बचाना है, मोर्टेलिटी से बचाना है। अगर ये 7 दिन का पीरियड वो गुजार लेता है आपका परिंदा, तो इंशाअल्लाह ताला वो रानी खेत से बच जाएगा, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म होते साथ ही ये वायरस अपनी मौत आप मर जाता है। किसी मेडिसन से नहीं मरता, ये अपनी मौत खुद मरता है, क्योंकि ये एक्सपायर हो जाता है। 7 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं प्रॉपरली आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने कैसे अपने परिंदे को सपोर्ट करना है कि वो 7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड जो है बआसानी निकाल सके। यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा कि आज से 2 साल पहले जब कोरोना वायरस आया था, तो हर बुखार की अलामत को हम समझते थे शायद ये कोरोना है, और ये भी आपको पता होगा कि कोरोना से बहुत ज़्यादा डेथ्स नहीं हुई थी, लेकिन कोरोना का कोई इलाज भी नहीं था। तो मतलब ये कि 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड था कोरोना वायरस का, उसके बाद कोरोना वायरस अपनी मौत आप मर जाता था। तो यही सूरत हाल रानी खेत की है, आपने ये 7 दिन का पीरियड गुजारना है। तो सबसे पहले मैं रानी खेत के अलामात बताता हूँ। रानी खेत की अलामात क्या है? याद रखिए, ये जो वायरस है एंडी का, रानी खेत का, ये मुर्गे के 3 तरह के निज़ामों को मुतासर करता है। बहुत बुरी तरह से मुतासर करता है, जिस हद तक ये ज़्यादा शदीद हो उतना ही ज़्यादा मुतासर करता है। तो अगर आपके मुर्गे, आपके जो घर मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं, चूज़े हैं, उनकी इम्यूनिटी बेहतर हुई तो वो उन्हें बहुत हद तक मुतासर नहीं करेगा, उन्हें नॉर्मली मुतासर करेगा। तो मुतासर ये कौन से 3 निज़ाम करते हैं? पहले नंबर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे निज़ाम तनफ़्फ़ुस कहते हैं, सांस के निज़ाम को कहते हैं। दूसरा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत शदीद हद तक मुतासर करता है, जिसे निज़ाम इन्हज़ाम कहा जाता है। और तीसरा नर्वस सिस्टम है। असाबी निज़ाम जो है किसी भी जिंदा चीज़ के पूरे जिस्म में फैला हुआ एक असाबी निज़ाम होता है, नर्वस सिस्टम, उसको बहुत हद तक मुतासर करता है। अब इनसे होता क्या है? निज़ाम तनफ़्फ़ुस या सांस का निज़ाम जब डिस्टर्ब होता है तो होता क्या है कि मुर्गा जो है खांसता है, मुर्गा या मुर्गी परिंदा बहुत ज़्यादा खांसता है, छींकता है। उसकी नथनों से, उसकी नाक से रतूबत बहती, मुंह से रतूबत बहती है, आँखों में सूजन आ जाती है, आँखों में से पानी सा बहने लगता है। इसके साथ साथ गले से खर की आवाज़ आती है, हाँफता है, बहुत तेज़ तेज़ सांस लेता है, लंबे लंबे सांस लेता है, और यूँ महसूस होता है कि घबराहट का शिकार हो। तो ये उसके निज़ाम तनफ़्फ़ुस में ये वाली चेंजेस आती हैं जो कि उसके फेफड़ों को डिस्टर्ब कर चुकी होती हैं। अगर डाइसेक्ट किया जाए ऐसे परिंदे को तो उसके फेफड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। दूसरा, इसका अटैक होता है निज़ाम इन्हज़ाम पे, हाजमे के सिस्टम पे। हाजमे के सिस्टम में ये होता है कि मुर्गी या मुर्गा है, उसकी भूख ख़त्म हो जाती है, वो खाना पीना छोड़ देता है और अमूमन पोटा लग जाता है, पोटा बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। उसके साथ साथ सब्ज़ चमकदार बदबूदार बीठें करता है, पतली बीठें होती हैं और बाज़ औक़ात सफ़ेद बीठें भी होती हैं। निज़ाम यहाँ तक डिस्टर्ब हो जाता है कि मुर्गे की जो खुराक उसके पोटे में है वो पोटे में खड़ी रह जाती है, अंतड़ियों वाली खुराक अंतड़ियों में, और बड़े गीज़ड़ में जो खुराक होती है वहीं पे रह जाती है, वो अपना प्रोसीजर आगे चलता ही नहीं है। उसके बाद नर्वस सिस्टम में आएँ तो नर्वस सिस्टम इस हद तक मुतासर होता है कि मुर्गा या मुर्गी को फालिज का अटैक हो सकता है, गर्दन मुड़ सकती है, टांगों से बैठ सकता है,
और अगर चूज़ा है तो छोटे चूज़े हैं तो वो चक्कर काटेंगे, गैर फितरती उनमें अलामत ज़ाहिर होंगी, चक्कर काटेंगे, आगे सर नीचे ज़मीन पे लगा के ऐसे उल्ट जाएंगे और पीछे को मुड़ेंगे, अजीबोगरीब हरकत करेंगे। तो ये उनके असाबी निज़ाम, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें एक तनाव, एक शिद्दत आ जाएगी। तो ये अलामत हैं। लेकिन यहाँ पे एक मैं बात मेंशन कर दूँ, ये अलामत रानीखेत की ज़रूर हैं, और भी कई बीमारियों की इस तरह की रानीखेत के जैसी ही अलामत हैं। जिस तरह फॉल टाइफाइड है या शदीद बुखार है, इस तरह और भी कई बीमारियां हैं जो इसी तरह की अलामत रखती है। हर बीमारी रानीखेत नहीं होती, अलामत एक जैसी। रानीखेत की मुकम्मल डायग्नोज करने का तरीका यही है कि लेबॉर्ट्री कराई जाए, पोस्टमार्टम करवाया जाए। बहरहाल आप रानीखेत समझें या कोई भी बीमारी, जनरल इलाज है, सपोर्ट करना है परिंदे को, इलाज नहीं करना, सपोर्ट करना है। सबसे पहला काम है कि बीमार परिंदे को अपने सेहतमंद परिंदों से अलग कर देना है। इसके पीछे की दो वजह, एक तो बीमार परिंदा जो है दूसरों के लिए बीमारी का मौजब बनता है, और दूसरी वजह यह भी है कि बीमार परिंदा सुस्त होता है, बैठ जाता है और दूसरे परिंदे उसे मारते हैं और उसे मज़ीद डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए उसे अलग कर दें। इसके बाद आपने अगला काम ये करना है, पहले नंबर पे आप देखें कि पोटा लग गया है, पोटा जाम हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, तो उसका पोटा खोलना है। लेकिन याद रखिए, अगर उसके गले में रेशा है, मुंह से रतूबत बह रही है, नाक में, उसके नथनों में रतूबत निकली हुई है, तो आपने पोटा साफ़ करने वाला कभी ये गलती नहीं करनी। क्योंकि जब आप पोटा साफ़ करेंगे, आम जो पोटा बगैर बीमारी के जो ब्लॉक होता है उसे हम साफ़ भी कर लेते हैं, पोटा पलटाना कहते हैं। लेकिन इस बीमारी में आपने पलटाना नहीं है, क्योंकि वो मुर्गा पहले ही निज़ाम तनफ़्फ़ुस में सांस लेने में दुश्वारी फील कर रहा है। जब आप पोटा पलटाएंगे तो उसका सांस बंद हो जाएगा और मर जाएगा। आपने पलटाना नहीं है, उसको अपने मेडिकेशन करके उसका पोटा खोलना है। उसके डिफरेंट तरीके हैं, मैं 12 वीडियोज़ लगा चुका हूँ, आप वो वीडियो देखें। मीठा सोडा इस्तेमाल करें, टमाटर के बीज इस्तेमाल करें, या कोई भी और तरीका इस्तेमाल करके पोटा खोल लें। अगर छोटे चूज़े हैं तो उनमें आपने मीठा सोडा पानी में मिक्स करके देना है। 100 ml पानी में आपने 2 से 3 चुटकियाँ मीठा सोडा मिक्स करके आगे चूज़े के रख देना है। 2 घंटे के लिए वो पिए, क्योंकि उसे प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। तो प्यास में वो पानी पिएगा तो उसका पोटा इंशाल्लाह खुल जाएगा। तो आपने पोटा सबसे पहले खोलना है। उसके बाद जी पोटा खोलने के बाद आपने अब क्या करना है, अगर आपके परिंदे को बहुत शदीद बुखार भी आपको फील हो रहा हो और मौसम भी गर्मी का हो, शदीद गर्मी का हो, तो आपने उसके पल्लों के नीचे शावरिंग करनी है। पानी भर लें किसी शावर में और इसके पल्लों के नीचे शावरिंग करें और हवा दें, उसको पंखे के सामने हवा दें, लेकिन इस तरह से दें कि सिर्फ पल्लों के नीचे हवा दें, नथनों में, मुंह पे हवा नहीं देनी, क्योंकि ये हवा जो होती है डायरेक्ट परिंदे को मुतासर भी कर सकती है। आपने पल्लों के नीचे हवा देनी ताकि उसका टेम्परेचर डाउन हो। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो बाकी मेडिसिन उस पर तब ही असर करेंगी। तो टेम्परेचर सबसे पहले कंट्रोल करें। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप पैनाडॉल का इस्तेमाल करें, आधी टैबलेट पैनाडॉल बड़े मुर्गे के लिए, और अगर छोटे चूज़े हैं तो उनको पैनाडॉल ड्रॉप्स आप पिलाएं या पानी में मिक्स करके दें, जिस तरह भी पैनाडॉल दें, ताकि उसकी जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो सके। ये तो है बुखार को कंट्रोल करने की तरीक़ाकार। अब आपने, क्योंकि ये निज़ाम उसका बहुत शदीद हद तक मुतासर हो गया है, तो इसको भी आपने बैलेंस करना है ताकि उसका निज़ाम जो थोड़ा बहुत चलता रहे और मुर्गा सर्वाइव कर जाए 7-8 दिन। तो निज़ाम को थोड़ा बहुत चलाने के लिए आपने क्या करना है, एक तो आपने डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल जो होते हैं वेटरनरी स्टोर से, वो आपने ले आने। 100 mg का कैप्सूल होता है। अगर वो आपको नहीं मिलता या आपके करीब आपको वेटरनरी स्टोर नहीं पड़ता, तो उसका अल्टरनेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर, इंसानों वाली मेडिकल स्टोर से विब्रामाइसिन जो कैप्सूल है या टैबलेट है वो ले आएँ। वो अपने मुर्गे को, अपनी मुर्गी को अपने इस तरह से यूज़ करवानी है कि अगर आपका मुर्गा बड़े मोरे का है, 3 kg से बड़ा है, तो विब्रामाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल जो है, ये 100 ml पानी में आधा कैप्सूल मिक्स करके अपने मुर्गे के आगे रख दें। 1 घंटे के लिए वो पीता रहे तो उसके जिस्म का हिस्सा बनता रहे। या आप आधा कैप्सूल खोल के उसके मुंह में डाल के किसी खाने वाली चीज़ में या डायरेक्ट डाल के ऊपर से थोड़ा सा पानी टपका दें, या किसी पानी में मिक्स करके स्पंज के ज़रिए उसे पिला दें। जिस तरह से भी उसके अंदर जिस्म में ये आधा कैप्सूल जाना चाहिए। साथ में आधी टैबलेट आपने फ्लैजल की देनी है। ये फ्लैजल और डॉक्सीसाइक्लिन, ये दोनों जो हैं ये उसके निज़ामी इन्हज़ाम को बेहतर करेंगे। डॉक्सीसाइक्लिन या विब्रामाइसिन एक एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी अम्यूबियन है। तो ये गीज़र के अंदर जो अमीबा बन चुका है या
बैक्टीरिया बन चुके हैं जो उसके निज़ामी निज़ाम को डिस्टर्ब कर चुके हैं, उन पे अमल करके उसके निज़ामी निज़ाम को बेहतर करेंगे। साथ में फ्लैजल भी निज़ामी निज़ाम को बेहतर करेगी। तो ये तरीक़ाकार है निज़ामी निज़ाम को चलाने का। अब साथ में आपने अपने मुर्गे को थोड़ी बहुत इम्यूनिटी देनी है। इम्यूनिटी किस तरह से? आपने उसको मल्टीविटामिन दे के, इसके लिए आप विटासोल का इस्तेमाल कर सकते हैं या लाइजोविट का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटासोल वेटरनरी का आपको पाउडर नुमा एक मिलेगा, साशे में भी मिल सकता है, बड़ी डिबिया में भी मिल सकता है, लेकिन अगर अब वो आपको नहीं मिलता, अगर वो मिल जाए तो उसके ऊपर तरीका इस्तेमाल लिखा है, उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। और अगर वो नहीं मिलता तो आप लाइजोविट सिरप लें, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। 100 ml पानी में आपने एक ढक्कन लाइजोविट सिरप का डाल के मिक्स करके अपने मुर्गे के सामने रख देना है। साथ में अगर बुखार है तो पैनाडोल भी इसी पानी में आप मिक्स कर सकते हैं, और ये पानी उसके सामने 4 से 6 घंटे तक पड़ा रहे। 4 से 6 घंटे के बाद आपने ये पानी निकाल देना है और ताज़ा फ्रेश पानी डालना है, बर्तनों को अच्छी तरह धो देना है। तो ये तरीक़ाकार है, अपने मुर्गे को आप सपोर्ट करें। उसको अगर चलने फिरने में दुश्वारी हो रही है, को आपने थोड़ा बहुत उसकी वर्जिश करवानी, ताकि उसकी मूवमेंट भी रहे और उसका निज़ामी निज़ाम भी चालू रहे। उसके गले में अगर रेशा है, आपको महसूस हो रहा है गला उसका बंद हो रहा है, खरखर आ रही, तो उसके लिए आप लिंकोमाइसिन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी पानी में लाइजोविट सिरप डाला है, पैनाडोल सिरप डाला है और साथ आप लिंकोमाइसिन सिरप डाल सकते हैं। ये भी आपने 100 ml में 3 से 4 cc ये सिरप के डालने हैं। तो इससे उसके गले का जो रेशा वगैरह है वो खुश्क हो जाएगा, उसे ये भी सपोर्ट होगी। तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसको अपनाने के साथ आपका मुर्गा जो है सर्वाइव कर सकता है। याद रखिए, मैं इलाज नहीं बता रहा, मैं आपको मुर्गे को सपोर्ट करने की तकनीक बता रहा हूँ कि आप ये टेक्निक लगाएं तो आपका मुर्गा ये इंक्यूबेशन पीरियड पास करने के काबिल हो जाएगा। अगर आपका ये मुर्गा 4-5 दिन 6 दिन या ये 7 दिन गुजार लेता है तो इंशाअल्लाह ताला वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाएगा। जब वो मुकम्मल इस बीमारी से रिकवर हो जाएगा तो उसके बाद आप उसके मल्टीविटामिन दें। जब बीमारी बिल्कुल ख़त्म होगी तो उसको कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए मल्टीविटामिन दें और दीगर उसको चीज़ें दें, ताकत दे, उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा करे ताकि वो दोबारा सेहतमंद हो सके। लेकिन जब तक बीमारी है उस दौरान आपने नरम ग़िज़ा देनी है, और नरम ग़िज़ा के तौर पर आपने क्या करना है कि उबला हुआ दूध, उसमें थोड़ी सी पत्ती डाल लें, उबला हुआ दूध पिलाते रहें ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे, भूख से ना मरे। तो उसको हल्का फुल्का साथ नरम ग़िज़ा के तौर पर आप दलिया या आप दूध में भीगे हुए रस वगैरह थोड़े बहुत खिलाएं, बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना। ये आपने खिलाते रहना है। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन गुजरेंगे तो आपका मुर्गा या आपका कीमती परिंदा है वो बच जाएगा। तो यही आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ों की बहुत हद तक समझ आई होगी। पसीना मुझे आ रहा है, गर्मी में आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बार बार कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि रानीखेत के इलाज का हमें कुछ बताएं, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।